नमस्कार। वीडियो की संग में देखते हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल और इसके अंतर्गत इंडियन ज्योग्राफी को हम देख रहे हैं जो कि पीटी स्पेशल है यानी प्रारंभिक परीक्षा के लिए विशेष। और ये लेक्चर देखें तो बेस्ड ऑन माइंड मैप यानी जीएस बोर्ड के एक महत्वपूर्ण नोट्स माइंड मैप पर आधारित यह महत्वपूर्ण लेक्चर है। और ये लेक्चर देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी पुनर्परीक्षा 2023 के अति महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। यानी कहने का सही हुआ कि यूपीपीएससी द्वारा आयोजित आरओ एआरओ एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथ ही देखें एसपीएससी यानी इसमें देखें यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ही आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके अलावा एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत देखें 71वें बीपीएससी पीटी एग्जाम आरपीएससी जेपीएससी यूपीपीएससी साथ ही संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए यानी यूपीएससी की परीक्षाओं के लिए एसएससी की परीक्षाओं के लिए यूपीएससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा आयोजित 2025 के लिए साथ ही शिक्षक भर्ती के लिए भी विश्व वाइज यह भूगोल का इंडियन ज्योग्राफी अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए देखते हैं जो कि नोट्स है बेस्ड ऑन माइंड मैप। इस पर आधारित जो नोट्स है वो इंडियन हिस्ट्री पर बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को देख सकते हैं जो इंडियन हिस्ट्री पर आधारित था, जिसके अंतर्गत एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर जो सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोडेड हैं। प्लेलिस्ट में उपलब्ध करा देंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को आप देख सकते हैं इंडियन हिस्ट्री पर आधारित। तो अब देखते हैं इसमें इसका इंडेक्स का पूर्वावलोकन करें तो यहाँ देखें विश्व भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी पर जो भी यहाँ महत्वपूर्ण टॉपिक दिखाए गए हैं सारे टॉपिक पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। इस सारे लेक्चर इस चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को देख सकते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पर जो आधारित है। इसके बाद देखें जो लेक्चर आधारित है वर्तमान लेक्चर वह भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी पर है। और इसके अंतर्गत भी देखें तो कुल मिलाकर के 10 महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ दिखाए गए हैं। इसमें जो प्रथम टॉपिक देखें सामान्य परिचय, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। वर्तमान जो लेक्चर इसी पर आधारित है। अगला लेक्चर यानी आज का लेक्चर यानी सामान्य परिचय यानी कॉमन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी के बाद हम भारत की नदियाँ रिवर्स ऑफ इंडियन यानी भारत में जो नदियाँ हैं भारत की नदियाँ रिवर ऑफ इंडिया उसको इस लेक्चर में देखेंगे। शेष पार्ट जो है सामान्य परिचय को भी शामिल करेंगे। तो इसके बाद लास्ट में जो होगा PYQ बेस्ड क्वेश्चन होगा यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि यूपीपीएससी में पूछे गए प्रश्न हैं। तो उसको भी इस पर नोट्स में हमने अदर सोर्स से जो इसमें शामिल कर लिया है, इसलिए ज़्यादा तथ्यात्मक और उपयोगी नोट्स बन गया है। इसलिए इस लेक्चर को देखते हैं जो कि इंडियन ज्योग्राफी पर आधारित है। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल का देखें इसमें सबसे पहले इसका सामान्य परिचय है कॉमन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। ये सारी जानकारी पूर्व लेक्चर में देख चुके हैं। यहाँ पर आप इसके पूर्वावलोकन के दृष्टिकोण से एक गहन दृष्टि के लिए इस नोट्स को आप देख सकते हैं। इस पर हमने चर्चा कर ली, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको केवल एक गहन दृष्टि पर इस सारे नोट्स को आप देख सकते हैं। यह पूर्व लेक्चर में हमने विस्तार से समझाने का प्रयास कर लिया है। इस पर इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को जो है इंडियन ज्योग्राफी पर आधारित जो है उसको आप देख सकते हैं। सारी जानकारी जो है पूर्व के लेक्चर में दे चुके हैं। यहाँ पर ये इंडिया का देखें अपने देश भारत का यानी अपने राष्ट्र भारत का खूबसूरत मैप दिया गया। इस पर मैंने विस्तार चर्चा कर लिया था। यानी इसमें हमने इसके भारत के पड़ोसी राज्यों को, भारत के 28 राज्यों को और 8 केंद्र शासित देशों को विस्तार चर्चा कर लिया था। इसमें एक जानकारी छोट रही थी उसको यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। लेकिन जो यहाँ तट दिखाए गए तटों को शामिल कर लेते हैं। यानी यहाँ पर दिखाया गया तट हालांकि मैप में शामिल है, लेकिन ये कहाँ से कहाँ तक कौन सा होता है। तो इसमें देखें जो ये दिखाया गया कोंकण तट है, कोंकण तट देखें तो ये कहाँ से कहाँ तक है। तो ये गुजरात से लेकर गोवा तक यानी गुजरात ये है, गुजरात से लेकर गोवा तक जो है ये हम यानी ये छोटा सा गोवा है। गोवा देखेंगे तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा भारत का जो राज्य वो गोवा है, जबकि जनसंख्या में देखें जैसे जनसंख्या में सबसे छोटा भारत का राज्य वो सिक्किम है। यहाँ पर सिक्किम ये है, ये सिक्किम है। जनसंख्या में सबसे छोटा भारत का राज्य कौन सा है, वो सिक्किम है। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य यदि पूछेगा तो गोवा हो जाएगा। तो यहाँ गुजरात से लेकर के जो गोवा तक का पार्ट है ये कोंकण तट कहलाता है। इसके बाद मालाबार तट देखें, इसमें केंद्रा तट भी आता है। यानी गोवा से लेकर के, हालांकि इसमें नहीं दिया है, लेकिन गोवा से लेकर के जो कर्नाटक का मंगलुरु है यानी कर्नाटक ये है, इसके मंगलुरु तक जो है वह आपका जो तट का नाम है वह केंद्रा तट है। यानी जो तट होता है वह केंद्रा तट के नाम से जाना जाता है, केंद्रा तट है। और इसके बाद देखें तो यह जो कर्नाटक के मंगलुरु वहाँ से लेकर के जो कन्याकुमारी है, तमिलनाडु का जो सबसे दक्षिणी भाग है कन्याकुमारी तक देखें तो ये जो भाग मालाबार तट है। हालांकि मालाबार ये सम्मिलित रूप से इसमें केंद्रा तट यहाँ नहीं दिखाया गया है कि देखें गोवा से लेकर जो कर्नाटक का मंगलुरु वहाँ तक का जो आपका केंद्रा तट है बीच में, हालांकि यहाँ नहीं दिखाया गया। तो यहाँ से आप गोवा से लेकर के कन्याकुमारी तक मालाबार तट मान सकते हैं। कोरोमंडल तट देखें ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी यहाँ देखें तमिलनाडु का जो सबसे दक्षिणी भाग है या भारत का मुख्य भूमि से भी सबसे दक्षिणी भाग कन्याकुमारी है। तो कन्याकुमारी से लेकर के देखें कृष्णा नदी तक का जो भाग होता है वो कोरोमंडल तट कहलाता है। यह पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है, जिसका कल हमने विस्तार से चर्चा लिया है। तो कोरोमंडल तट जो आपका कन्याकुमारी से लेकर के कृष्णा नदी के जो डेल्टा है वहाँ तक का भाग जो है आपका वह कोरोमंडल तट है। इसके बाद देखें तो आपका कृष्णा नदी से लेकर के जो उड़ीसा तक का भाग होता है वह आपका उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये उत्तरी सरकार तट देखें तो यहाँ 2 भागों में बटा है, एक काकीनाडा दूसरा उत्कल तट है।
यानी उत्कल देखें तो यहाँ पर उड़ीसा का तट है, यानी उड़ीसा वाले पार्ट में ये उड़ीसा है तो उत्कल तट है। और यहाँ पर देखें जो कृष्णा नदी से लेकर के जो आंध्र प्रदेश का भाग है, यानी इसको कह सकते हैं जो ये आपका गोदावरी नदी, कृष्णा से लेकर गोदावरी नदी तक का जो भाग है वो काकीनाडा तट है। और उत्कल तट यानी उड़ीसा का तट, उड़ीसा वाले पार्ट में। और दोनों को संयुक्त रूप से जो उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है, जैसे यहाँ पर मालाबार तट था, इसी बीच में केंद्रा तट शामिल था। यानी इसमें ध्यान दें तो ये जो आपका कृष्णा से लेकर गोदावरी तक का तट काकीनाडा है, इसको गोलकुंडा तट भी कहते हैं। कृष्णा नदी से लेकर के गोदावरी नदी का जो तट है इसको गोलकुंडा तट, कभी कभार गोलकुंडा तट कुछ देगा काकीनाडा ना करके, तो ये गोलकुंडा तट के नाम से जाना जाता है। इसके शेष वाला जो पार्ट होता है वो उत्तरी सरकार तट है, या यहाँ पर दो काकीनाडा उत्कल तट के रूप में दिखाया गया है। ये सारी जानकारी पूर्व के लेक्चर में हम दे चुके हैं, थोड़ा सा इसमें हमने ऐड कर लिया, इसलिए ये सारी जानकारी दे चुके हैं पूर्व के लेक्चर में, इसलिए यहाँ पर हम ज़्यादा विस्तार नहीं करते हैं। चलते हैं जो मेन पार्ट जो इसका शेष था वो यहाँ से भारत में पाए जाने वाली प्रमुख मिट्टियाँ, ये सारी जानकारी जो आप देख सकते हैं हमने पूर्व के लेक्चर में विस्तार से समझाने का प्रयास किया है। तो आज का लेक्चर जो इसमें पार्ट है वो भारत में पाए जाने वाली प्रमुख मिट्टियों को देखेंगे। इसके बाद जो दूसरी टॉपिक जो इसमें होगी, यानी दूसरा जो है भारत की प्रमुख नदियाँ हैं, भारत की नदियों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यह भारत पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टियों। यह जो है कॉमन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत सामान्य परिचय भारत के भूगोल के अंतर्गत ये शामिल है, भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टियाँ। कहने का सही हुआ कि भारत की सामान्य परिचय, यानी भारत की भूगोल की सामान्य परिचय के अंतर्गत हमने क्या देखा था, इसका भौगोलिक विशेषता में आप सारी जानकारी पुनः एक बार देख सकते हैं। यानी यहाँ पर देखें तो सामान्य परिचय के अंतर्गत ये सारी जानकारी सामान्य परिचय नहीं थे, यानी इसमें देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ जो भारत की भौगोलिक विशेषता आती है, तो भारत की भौगोलिक विशेषता में हमने हिमालय के 4 प्रकारों का विस्तार समझने का प्रयास किया, उस पर चोटियाँ और उसमें सारे ग्लेशियर और सारे जो पार्ट हैं, यानी नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। ये भी हमने देखने का प्रयास किया। एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी देखें 22 दिसंबर 2024 को जो है अपर पीटी एग्जाम पूछा गया, उसमें ये हिमालय से संबंधित जानकारी ली गई थी। इसके बाद अरावली पर्वत को हम देख सकते हैं, जो भारत में यह देखें तो वशिष्ठ पर्वत का बेस्ट उदाहरण माना जाता है। इसके बाद देख सकते हैं इसमें जो चोटियां हैं, और इसमें हिमालय पर्वत में भी देखें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम क्रम क्या है, ये सारा जो क्रम है एग्जाम अक्सर पूछता है, इसको देख लिया। इसके बाद यहाँ पर दक्षिण भारत में जो है कार्डियम पहाड़ियों को दक्षिण में, यानी दक्षिण में नागरकोल की पहाड़ियों का यहाँ क्रम देख सकते हैं, यानी उत्तर से दक्षिण क्रम। पश्चिमी घाट को भी उत्तर से दक्षिण का क्रम यहाँ दिखाया गया है, इसको आप देख सकते हैं। पूर्वी घाट को भी उत्तर दक्षिण क्रम का दिखाया गया है, इसको भारत के प्रमुख ग्लेशियर को दिखाया गया है, कौन कौन से ग्लेशियर हैं। इसके बाद भौगोलिक विशेषता भारत के प्रमुख पठार आते हैं, पठारों को देखा, भारत के तटीय क्षेत्र को देखा, इसमें 9 राज्य स्थित है इसमें, और ये हमने समझाने का प्रयास किया। और द्वीप समूह भी हमने जो भारत के सामान्य परिचय, भारत के भूगोल के सामान्य परिचय के अंतर्गत शामिल किया था। अब चलते हैं भारत में पाए जाने वाली प्रमुख मिट्टियों को देख लेते हैं। तो इसमें ध्यान दें कि जो मिट्टियाँ जीवन का आधार होती हैं, मिट्टियाँ जो होती हैं जीवन का आधार होती हैं। वैसे भी देखें तो जो मानव शरीर है वह मिट्टियों से मिलकर बना है, यानी मानव शरीर पंचतत्वों से मिलकर बना है, जिसमें मिट्टी प्रमुख है। मानव शरीर जो मिट्टी है, उसमें जल है, वायु, अग्नि और आकाश तत्व, यानी 5 गुणी शरीर है। उस प्रकार से आत्मा देखें तो आत्मा सप्तगुणी आत्मा है। आत्मा में 7 गुण होते हैं, यानी आत्मा के 7 गुण में देखें तो प्योरिटी होती है, पीसफुल होता है, पावरफुल होता है, लवफुल होता है, हैप्पीफुल, नॉलेज या विजडम और ब्लिसफुल आत्मा के गुण होते हैं। हालांकि यहाँ थोड़े से आध्यात्मिक हमने चर्चा कर लिया, क्योंकि मिट्टी को हमने चर्चा करने के क्रम में इसको समझ लिया। तो इसमें हमने क्या देखा, यह देखा कि मिट्टियाँ जीवन का आधार होती हैं। और इसमें देखें कि मूल शैलों के विखंडन से भारतीय मिट्टियों का निर्माण हुआ है। अब इसमें देखते हैं तो इन इंडिया यानी भारत में देखें तो 70 से 80% पॉपुलेशन कृषि के आधार पर जीवन यापन करती है, और भारतीय मिट्टियाँ अति उपजाऊ होती हैं। इसके बाद वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सॉइल कर लें, यानी भारत की जो मिट्टियों का वर्गीकरण कर लें तो उसमें जलोढ़ मिट्टी आती है पहली, दूसरी काली या रेगुड़ मिट्टी आती है, तीसरी लाल मिट्टी आती है, चौथी लैटराइट मिट्टी, 4 तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन हम इसमें इसके नोट्स के माध्यम से देख लेते हैं जो इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें देखें काली मिट्टी, देश के 16.6% भूभाग पर ये मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी यह दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने मिट्टी है। सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है यानी वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, उसको आगे हम देखेंगे। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा, दूसरी जो सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है, इसको देखें आगे। इससे रेगुड़, यानी काली मिट्टी जो होती है, काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। कपास की मिट्टी भी इसे कहते हैं, कपास इसमें सर्वाधिक पाया जाता है काली मिट्टी में। ट्रॉपिकल ब्लैक मिट्टी भी कहते हैं, अर्थ जैसे नामों से जाना जाता है। याद रखना है कि रेगुड़ मिट्टी कहेगा तो यही काली मिट्टी, कपास की मिट्टी कहेगा तो यही काली मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक कहेगा तभी काली मिट्टी को ही कहेगा। ये मिट्टियाँ देखें कहाँ पाई जाती हैं भारत में, तो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में पाई जाती हैं। यानी यहाँ मैप दिखाया गया है, हम देख सकते हैं कि मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है। इसके अलावा देखें सौराष्ट्र में, इसके बाद दक्कन के पठार में, राजस्थान के झालावाड़, कोटा और टोंक जिलों में भी, और यूपी के हमीरपुर, बांदा और झांसी जिले में भी यह काली या रेगुड़ मिट्टी पाई जाती है। तो हमने देखा यहाँ पर मुख्यतः मिट्टियाँ कहाँ पर, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश तक, कर्नाटक में पाई जाती है। यानी मुख्य रूप से यहाँ देखें हमने कि जो 4 प्रदेश हैं यहाँ से जो लगे हुए हैं, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यहाँ मुख्य रूप से मिट्टियाँ पाई जाती है। इसके बाद हमने वर्गीकरण भी किया था, राजस्थान और यूपी में मिट्टियाँ पाई जाती हैं।
तो इसके बाद देखें तो यह कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है, यानी काली मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी या कपास की मिट्टी या ट्रॉपिकल ब्लैक जो होती है कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखें यानी इस जो काली मिट्टी है इसमें नाइट्रोजन की कमी होगी, फास्फोरस की कमी होगी, ह्यूमरस की कमी होगी। ह्यूमरस की कमी होने का मतलब इसमें जो जीव तत्व यानी जीव जंतुओं के जो तत्व होते हैं जिसको डिकम्पोजिशन जो करते हैं, सूक्ष्म जीव करते हैं, वो ह्यूमरस की कमी इसमें पाई जाती है और नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी तो पाई जाती है। इस मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता होती है, यानी इसमें जल को धारण की क्षमता क्या होती है, तीव्र होती है काली मिट्टी में। इसीलिए कपास उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कपास उत्पादन में प्रमुख देखें तो अधिक दिनों तक नमी धारण करने की क्षमता या कह लें कि मिट्टी में जल धारण की क्षमता के कारण ही इसमें कपास जो होता है कपास उत्पादन में प्रमुख होती है। कपास के अलावा इस मिट्टी में देखें तो कौन कौन सी मिट्टियाँ होती हैं? गेहूँ होता है, गन्ना होता है, ज्वार होता है, तंबाकू होता है, काजू होता है, मूंगफली होता है, रिंडी और बाजरा भी इस मिट्टी में पाए जाते हैं। और इसका कंस्ट्रक्शन निर्माण कैसे हुआ? प्राचीन काल में पाइटिक लावा के सर्वत्र बीच जाने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। चलिए दूसरी मिट्टी देखते हैं। तो ये लेटराइट मिट्टी होती है। यह 3.7% यानी भारत की मिट्टियों में देखें तो यह 3.7% भाग में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। इसके बारे में देखें तो ये मिट्टियाँ आर्द्र यानी आर्द्र प्रदेशों की अपलाचित मिट्टियाँ हैं। यानी लेटराइट मिट्टियाँ क्या है? ये आर्द्र प्रदेशों की अपलाचित मिट्टियाँ जो कम उपजाऊ होती हैं, ध्यान देना कम उपजाऊ होती हैं। इसका निर्माण उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण तीव्र विलाचन क्रिया के परिणामस्वरूप हुआ है। भारत में इसका सर्वाधिक विस्तार केरल और महाराष्ट्र में हुआ है। इसका विस्तार लेटराइट मिट्टी का देखें सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? तो यह महाराष्ट्र और केरला में है। यह देखें केरला है और यह महाराष्ट्र है। लेटराइट मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक हुआ है, क्योंकि इसमें देखें जो दक्षिण पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा जो होता है केरला में, सबसे पहले केरला में, उससे सबसे पहले मानसून लक्षद्वीप में आता है। भारत का एक द्वीपीय राज्य है, यानी केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है जो अरब सागर में, वहाँ सबसे पहले मानसूनी वर्षा होती है। उसके बाद देखें केरला में आती है। इसके बाद महाराष्ट्र में भी वर्षा भारी वर्षा के कारण जो यहाँ लेटराइट मिट्टियाँ पाई जाती है, इसको हमने समझने का प्रयास किया। चलिए अगली मिट्टी देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी यह देखें जो एग्जाम के दृष्टिकोण से और भारत के दृष्टिकोण से भी देखें, अपने राष्ट्र भारत के दृष्टिकोण से भी बहुत उपयोगी मिट्टी है। यह मिट्टी दोमट, यानी इस मिट्टी को दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। यह मृदाएं देश के 43% हिस्से में फैली, यानी देश के सर्वाधिक हिस्से में यह मिट्टी पाई जाती है। 43% हिस्से में आधे से कुछ कम है यह मिट्टी पाई जाती है। इसका निर्माण हिमालय, यानी इसका निर्माण कहाँ पर है? हिमालय तथा प्रायद्वीपीय से प्राप्त मालवा तथा अपसारी सागर द्वारा छोड़े गए गाढ़ से हुआ है। यह मिट्टी कृषि हेतु अत्यंत उपयोगी है, यानी मिट्टी क्या है? कृषि हेतु अत्यंत उपयोगी है। जलोढ़ मिट्टी का विभाजन, यानी इसमें जलोढ़ मिट्टी है, इसका क्लासिफिकेशन देखें तो ये 3 प्रकार की मिट्टियों में बट जाती है। जलोढ़ मिट्टी देखें तो 3 प्रकार का होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जलोढ़ मिट्टी का जो है। इसमें नवीन जलोढ़ होगा, इसको खादर नाम से जानते हैं। प्राचीन जलोढ़ होगा, उसको बागर के नाम से जानेंगे। और एक तीसरी मिट्टी भावर होती है। याद रखना कि ये जो दोमट मिट्टी है इसको काप मिट्टी भी कहते हैं। कहीं भी कभार ये पूछ देगा काप मिट्टी क्या है, तो याद रखना है कि दोमट मिट्टी को ही पूछेगा। या जलोढ़ मिट्टी तो है ये, कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, इसको काप मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। चलिए इसमें देखते हैं सबसे पहले तो नवीन जलोढ़, जिसको खादर नाम से जानते हैं, इसके बारे में देखें तो इसका विस्तार मुख्यतः उत्तर भारत के नदियों के बाढ़ के मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। यानी नवीन जलोढ़ या खादर जो मिट्टी है इसका विस्तार कहाँ पर है? उत्तर भारत के नदियों का मतलब गंगा, यमुना, और देखें तो जो पूर्वोत्तर में आपका है वह ब्रह्मपुत्र नदी का है। यानी देखें तो उत्तर भारत में जो नदियों का एक जाल है और मध्य प्रदेश में जो है नदियों का मायका होता है, क्योंकि सारी नदियां देखें उत्तर भारत की महत्वपूर्ण नदियां जो है वह मध्य प्रदेश से निकलती हैं। तो नदियों की चर्चा हम आगे करेंगे इस लेक्चर में। तो यहाँ देखें कि उत्तर भारत की प्रमुख नदियों में एक खादर है या नवीन जलोढ़ मिट्टी है। यानी इसको थोड़ा और देख लें तो इसमें ध्यान रखें इस मिट्टी का वितरण नदियों के बाढ़ वाले मैदानों तक सीमित है। ये मिट्टियाँ अधिक महीन कणों वाली होती हैं, यानी मिट्टियाँ जो खादर अधिक महीन कणों वाली होती हैं। इनकी जल धारण क्षमता पुरातन से अधिक होती है, यानी जो पुरातन यहाँ जो बांगर है प्राचीन, इससे ज़्यादा जल धारण क्षमता जो होती है इनकी होती है। ये जो नवीन जलोढ़ है। इसके बाद देखते हैं प्राचीन जलोढ़ या बांगर जो मिट्टी है, दोमट मिट्टी है या जलोढ़ मिट्टी देखें तो यह मिट्टी खादर की तुलना में कम उपजाऊ होती है। यानी खादर जो ऊपर देखा उसकी तुलना में, क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता जो होती है कम होती है। जो ऊपर वाली मिट्टी थी नवीन जलोढ़ की अपेक्षा कम ऊंचाई था, बाढ़ की पहुँच से कुछ ऊंचाई पर होती है, यानी ये तथा बाढ़ की पहुँच से कुछ ऊंचाई पर होती है, इसलिए यहाँ पर बाढ़ ज़्यादा नहीं पहुँच पाती है। हमेशा बाढ़ नहीं है, तो इसलिए कम उपजाऊ होती है। भावर देखें तो इस शिवालिक, यानी हमने देखा कि हिमालय का जो नवीन भाग था वो शिवालिक था, तो इस शिवालिक के गिरिपदी क्षेत्र में स्थूल और गुटखायुक्त मिट्टी होती हैं। भावर के दक्षिण दलदली और गाढ़ मिट्टी क्षेत्र तराई कहलाता है। तराई के मतलब नेपाल का जो तराई, नेपाल के नीचे वाला जो पार्ट है, नेपाल से लगे हुए जो देखें उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के जो जिले हैं वो तराई के अंतर्गत आते हैं। यानी वो तराई है, तराई बेल्ट उत्तर प्रदेश का और बिहार में भी है, यानी जो भी नेपाल से लगे हुए हैं
तो यहाँ भावर की जो मिट्टियाँ शिवालिक यानी उससे नीचे वाला पार्ट जो है शिवालिक से गिरिपति क्षेत्र में स्थूल और गुटका युक्त मिट्टी होती है। भावर के दक्षिण में दलदली और गाढ़ मिट्टी क्षेत्र तराई कहलाता है। यानी तराई क्या कहलाता है, याद रखना है। तो इसमें देख लेते हैं ये जो थोड़ा सा ये प्राचीन जलोढ़ या बांगर, इसके बारे में देखें तो नदियों के पूर्ववर्ती भागों में मिलती हैं। नदियों के पार्श्ववर्ती भागों में उन क्षेत्रों में मिलती हैं जहाँ नदियों की बाढ़ का जल ऊंचाई कारण नहीं पहुँच पाता है। इसे बांगर कहते हैं। धरातल ऊंचा, जल तल नीचा होने के कारण सिंचाई की आवश्यकता होती नहीं, सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। नवीन ज्योति इसको हमने देख लिया। इसके अलावा एक और इसका पार्ट होता है, वह होता अति नूतन। यानी नूतन हमने देखा सबसे पहले क्या था, यह प्राचीन जलोढ़ था। इसके बाद हमने देखा जो नवीन जलोढ़ था। इसके बाद भावर पार्ट को हमने देख लिया। एक नूतन भी होता है, न्यूएस्ट पार्ट भी, यानी नूतन जलोढ़ या डेल्टा की मिट्टियाँ, यानी नूतन जलोढ़ या डेल्टा की मिट्टियाँ भी होती हैं। इस प्रकार की मिट्टियाँ गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदियों के डेल्टा में पाई जाती हैं। ये अधिकांशतः दलदली और तट के निकट नमकीन भी होती हैं। कण बहुत बारीक होते हैं। इसमें पोटाश, चूना, मैग्नीशियम, फास्फोरस और जीवाश्म अधिक मात्रा में मिलने से यह विशेष उपजाऊ हो जाती है, जो नूतन जलोढ़ या डेल्टा की मिट्टियाँ होती हैं। इसमें ध्यान दें तो यह है कि जो ये मिट्टी है, दोमट, कछारी या जलोढ़ मिट्टी या काप मिट्टी, इसमें देखें तो इसमें चूना व पोटास तथा फास्फोरिक अम्ल की पर्याप्त मात्रा होती है। और इस मिट्टी में, यानी इस मिट्टी में भी देखें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और वनस्पतियों के अंश ह्यूमरस की कमी होती है। जिस प्रकार से हमने काली मिट्टी में देखा था कि काली मिट्टी में क्या होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमरस की कमी होती है। यानी ह्यूमरस मतलब वनस्पतियों के अंश की कमी काली मिट्टी में भी होती है और दोमट मिट्टी में भी होती है। लेकिन इसमें जो चूना, पोटास और फास्फोरिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है। दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी या जलोढ़ या काप मिट्टी में पाई जाती है। भारत में अन्य मिट्टियों की अपेक्षा सबसे अधिक उपजाऊ है दोमट मिट्टी। और इसमें देखें तो सिंचाई के सहारे, दोमट मिट्टी में सिंचाई के सहारे गन्ना, तिलहन, चावल, जूट, गेहूं, नारियल, ताड़, तंबाकू, आम, आलू, मसाले व अन्य फसल और सब्जियां विशेष रूप से पैदा की जाती हैं दोमट मिट्टी में। और जो जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी है, देखें तो यह मिट्टी अपनी उपज से भारत की आधी जनसंख्या को भोजन प्रदान करती है। थोड़ा सा और इसमें एक्स्ट्रा जानकारी ऐड करने का प्रयास करते हैं तो देखें जो हिमालय से निकलने वाली नदियां जो होती हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियां जिसमें सतलज, गंगा व ब्रह्मपुत्र से उत्तर भारत में मैदानी भाग में पाई जाती हैं, उत्तर भारत के मैदानी भाग में ये पाई जाती हैं। और यहाँ पर थोड़ी जानकारी हम ऐड कर लेते हैं। जो मानसूनी वर्षा है, मानसूनी वर्षा देखें तो यह यहाँ पर भारत का मैप देखें तो यह यहाँ जो पार्ट है यह बंगाल खाड़ी और अरब सागर और ग्रेट इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर यहाँ पर है इस नक्शे में। देखिए इस वक्त जो है वर्षा का क्रम जारी है, यानी ये वर्षा ऋतु है। थोड़ी सी ऋतुओं के बारे में और भारत में जो बोई जाती है फसलें उनके बारे में देख लेते हैं, तब इसके बाद चर्चा करते हैं। भारत में देखें जो मुख्य फसल रबी फसल है, रबी फसल जो बोई जाती है, यानी भारत में जो रबी की फसल बोई जाती है वो अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल मई में काट ली जाती है। और रबी फसल में देखें तो गेहूँ, जौ, चना, मटर और सरसों, राई इत्यादि हैं। और रबी की फसल जो होती है इसको शीत ऋतु की फसल के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद खरीफ फसल देखें तो जून जुलाई में, यानी जून जुलाई का मतलब ये जून चल रहा है, जून का आखिरी सप्ताह चल रहा है और इसके बाद जुलाई है, तो जून जुलाई में जो खरीफ की फसल बोई जाती है सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। और खरीफ की फसल के अंतर्गत देखें चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, जूट, मूंगफली, सन, तंबाकू, खीरा, ककड़ी, केला, उड़द, लोबिया इत्यादि होती है। और वर्षा की फसल या खरीफ की फसल। इसके बाद जायद फसल देखें तो रबी और खरीफ के बीच में ये फसल, यानी रबी और खरीफ के बीच की फसल है, मार्च में बोकर जून में काट ली जाती है, यानी इसकी उपज जो होती है जून में पैदावार हो जाती है। इसके अंतर्गत सब्जियां तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, करेला इत्यादि आता है। ये ग्रीष्मकाल की फसलें जो होती हैं जायद की फसलें कहलाती हैं। और भारत में फसलों के बाद इसमें वर्षा का क्रम देखें, क्योंकि भारत में जो है वर्षा के क्रम पर ही फसलों का निर्धारण होता है। तो जैसे देखें भारत में मानसूनी वर्षा इस वक्त सक्रिय है। तो मानसून, भारत में मानसून किसे कहते हैं ध्यान दें तो भारत में मानसून उन ग्रीष्मकालीन हवाओं को कहते हैं जिसमें वर्षा होती है। यानी भारत में जो वर्षा कराते हैं वो ग्रीष्मकालीन हवाओं को मानसून कहते हैं जिनसे वर्षा होती है। ये हवाएं बंगाल की खाड़ी, यानी बंगाल खाड़ी यहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर से होकर आती हैं। इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण से उत्तर एवं उत्तर पश्चिम की ओर होती है। इस कारण इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। इसके मानसून कौन सा कहते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीष्मकाल में मानसून हवाएं, यानी देखिए ग्रीष्मकाल है, ग्रीष्मकाल में मानसून हवाएं सागर से स्थल की ओर चलती हैं, यानी सागर से स्थल की ओर इस वक्त हवाएं चला करती हैं। एवं शीतकाल में, यानी जाड़ा का ऋतु आएगा तो शीतकाल में ये हवाएं कहाँ से चलेंगी? स्थल से सागर की तरफ चलना शुरू कर देंगे। तो दिशा बदलने के कारण प्रथम, यानी दिशा बदल रही है तो प्रथम जब यह समुद्र से स्थल की तरफ चल रही थी तो इसका नाम जो था वह दक्षिण पश्चिम मानसून था। यानी प्रथम का जो नाम था दक्षिण पश्चिम मानसून था। और जब ये स्थल से समुद्र की तरफ चलेगी तो इसका नाम जो हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून या लौटता मानसून कहते हैं, जो जाड़ा में होता है। सागरीय धाराओं को वर्ष में 2 बार दिशा बदलना केवल हिंद महासागर में होता है। मानसूनी हवाओं के नाम पर उत्तरी हिंद महासागर की इस धारा को मानसून धारा कहते हैं। तो मानसून देखें इस वक्त जो वर्षा का क्रम है, जैसे बंगाल खाड़ी में देखें सबसे ज़्यादा वर्षा जो दक्षिण पश्चिम मानसून कराता है वह भारत में जो है
वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में करता है, साथ में बांग्लादेश भी है, यहाँ बारिश होती है। लेकिन हम भारत के संदर्भ में देख रहे हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून कराता है वो वेस्ट बंगाल में कराता है। इसलिए देखें तो वेस्ट बंगाल में भारत में सबसे ज़्यादा चावल, इसी कारण सबसे ज़्यादा चावल बंगाल में पैदा होता है, क्योंकि चावल जो है पानी की फसल है। दूसरा सबसे ज़्यादा वर्षा देखें तो ये अब बिहार में होगा, यानी ये वेस्ट बंगाल के बाद ये बिहार है। और में मानसूनी बादल जो होते हैं वह बंगाल यानी वेस्ट बंगाल से कम हो जाते हैं। इसके बाद तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, यहाँ वर्षा यानी बंगाल और बिहार से कम होती है। और इसके बाद पंजाब में होती है। सबसे कम वर्षा राजस्थान में होती है अपने देश भारत में। वर्षा में भिन्नता कारण यहाँ पाई जाने वाली वनस्पतियों में भिन्नता पाई जाती है, यानी वनस्पतियों में भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि वर्षा का यहाँ भिन्नता है भारत में। और हमने देखा कि काली मिट्टी जो मुख्य रूप से ये देखें सौराष्ट्र यानी गुजरात के भाग, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में काली मिट्टी पाई जाती है, जो कपास के लिए महत्वपूर्ण है। तो काली मिट्टी में कपास पैदा होने के कारण इस क्षेत्र में, यानी ये क्षेत्र देखें जो 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, तो इस क्षेत्र में कपास की ज़्यादा पैदावार होती है। और सूती के कारखाने व सूती वस्त्र इसी क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं। सूती कारखाने, सूती वस्त्र इसी में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखें तो कपास की पैदावार ज़्यादा होती है इन क्षेत्रों में। चलिए दूसरी टॉपिक भारत की नदियों को देखते हैं। हमने ज़्यादा विस्तार कर दिया मिट्टियों, भारत की मिट्टियों पर, अक्सर एग्जाम पूछता है, इसलिए हमने थोड़ा विस्तार कर दिया सभी प्रतियोगी परीक्षा दृष्टिकोण से। अब भारत की नदियों को देखते हैं। जैसा कि हमने देखा कि हिमालय से निकलने वाली नदियों में सतलज है, यानी सतलज ये है, गंगा है, गंगा को हम देखेंगे ये जो भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा जी है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी है, और जो हिमालय की पूर्वी सीमा का निर्माण करती हैं ब्रह्मपुत्र नदी से उत्तर भारत में मैदानी भाग में पाई जाती है। उत्तर भारत का जो मैदानी भाग है इससे निर्माण होता है। सिंधु नदी भी इसमें शामिल है, यानी सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र इत्यादि जो है। मध्य प्रदेश में हम देखा जो नदियों का मायका है, तो नदियों के मायका में हम देखें कि मध्य प्रदेश से कौन कौन सी नदियाँ, इन नदियों को आप देख सकते हैं। सबसे पहले देख लें, फिर इसके बाद नदी को हम चर्चा विस्तार से करने जा रहे हैं। इन सारी नदियों को यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसके बाद झील आएगा। तो पहले नदियों को हम समझ लेते हैं बारी बारी से, क्योंकि एग्जाम दृष्टिकोण वेरी इंपॉर्टेंट है, नदियों का क्रम है। तो भारत की नदियाँ देखते हैं। इसमें नदियों को इस रूप में समझाया गया है कि नदी है, इनका उद्गम कहाँ से होता है, इनका संगम या मुहाना कहाँ, उसका विशेष क्या है। नदियों को बारी बारी देखने से पहले समग्र रूप से समझ लेते हैं कि भारत में जो नदियों का किस प्रकार से क्या महत्वपूर्ण है नदियों के बारे में। इसमें ध्यान दें कि देश में सर्वाधिक राज्यों की सीमा में बहने वाली नदी जो है सबसे पहले गोदावरी है, यानी गोदावरी नदी जो है वह देश के सबसे अधिक सीमा में बहती है। गोदावरी नदी यहाँ देख सकते हैं, गोदावरी महानदी, ये गोदावरी नदी जो है यहाँ पर है। ये गोदावरी नदी जो है देश के सर्वाधिक राज्यों की सीमा बहने वाली नदियाँ हैं, यानी गोदावरी 6 राज्यों में, यानी भारत के 6 राज्यों में गोदावरी नदी बहती है। दूसरे स्थान पर गंगा जी हैं, यानी गंगा जी यहाँ देख सकते हैं। दूसरे स्थान पर सर्वाधिक जो है भारत के 5 राज्यों से होकर जो है गंगा जी बहती हैं। यानी गंगा जी देखें तो उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से, यानी यूपी स्पेशल के महत्वपूर्ण हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से, यानी उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं, 75 जिले हैं, तो 75 जिलों में से 28 जिलों में गंगा जी जो प्रभावित होती हैं। इसके अलावा जो है भारत के 5 राज्यों से गंगा जी प्रभावित होती हैं, यानी 5 राज्यों में कौन कौन से, उत्तराखंड तो है ही, इसके बाद उत्तर प्रदेश से, बिहार है, झारखंड है और वेस्ट बंगाल जहाँ से प्रभावित होती हैं। और उत्तर प्रदेश में गंगा जी जो बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं गंगा जी। इसके बाद गंगा जी की जो सहायक यमुना जी हैं, यह भी देखें तो 5 राज्यों से होकर प्रभावित होती हैं। और जो है आपका सोन नदी भी, यानी इसके बाद कृष्णा आती है, यानी कृष्णा जो है 4 राज्यों से होकर प्रभावित होती हैं। और जो सोन है वह भी जो देखें, सोन जो गंगा जी की सहायक हैं जिनका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, तो सोन भी जो है भारत के 4 राज्यों से होकर प्रभावित होती हैं। तो इसमें सतलज को देखने से पहले, बल्कि इसमें शामिल कर लेते हैं सतलज को भी, यानी सतलज देखें, सतलज, सिंधु, रावी, ब्यास, झेलम। तो इसमें ध्यान दें जो सबसे ऊपर है, यानी सबसे उत्तर में यह सिंधु नदी है। और सिंधु नदी में जो इसके तंत्र हैं आकर जो नदियां मिलती हैं, यानी सिंधु नदी के नीचे जो है वो झेलम है, यानी सिंधु नदी के नीचे कौन सी नदी आती है, झेलम है। झेलम के नीचे देखें तो आपका जो है वह चिनाब आता है। झेलम के नीचे जो है वह चिनाब नदी जो आता है जाती है। तो यानी सबसे पहले ऊपर कौन से, उत्तर में है सिंधु है, इसके बाद झेलम है, झेलम के नीचे जो है वह चिनाब है, चिनाब के नीचे रावी नदी है, यानी रावी जो है वह चिनाब के नीचे है। और रावी के नीचे जो सतलज आती है, सतलज है, और सतलज के नीचे लास्ट में जो ब्यास नदी आती है। तो ये नदियों का तंत्र है भारत में, नदियों का तंत्र। देखें अभी जो भारत में विवाद के कारण, यानी 22 अप्रैल 2025 को जो है देखें पहलगाम पर आतंकी हमला, यानी जो जम्मू कश्मीर में जो पर्यटक गए थे भारत को, उन पर आतंकवादियों द्वारा धर पूछकर निर्मम हत्या करने के कारण भारत जो है सिंधु जल समझौता जो था पाकिस्तान के साथ, उसको रद्द कर दिया है, यानी नदियों का जो समझौता था। और भारत ने जो 7 मई 2025 को जो है पहलगाम जो आतंकी हमला था उसका करारा जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंधु के तहत जो पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी ठिकाने थे उसको नष्ट कर दिया। अब पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था, यानी भारत की एक बहुत सशक्त और निर्णायक कार्रवाई थी आतंकवाद समर्थित देशों के लिए। और आतंकवादियों के लिए भारत जो है एक तरह से काल बनकर उन पर टूट पड़ा था ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत। इस सिंधु नदियाँ जो है, इससे देखें तो उत्तर भारत की महत्वपूर्ण जो तंत्र नदियाँ बनाती हैं, इसमें ये सारी शामिल हैं। इसमें ध्यान दें कि मुख्य नदी तो सिंधु ही है, क्योंकि सिंधु जल समझौता था, सिंधु ही है। इसके बाद दूसरे जो मुख्य नदी वो चिनाब है,
यानी दूसरी मुख्य नदी देखें तो चिनाब है। चिनाब नदी के ऊपर झेलम है, चिनाब नदी के उत्तर में झेलम है, और चिनाब नदी से नीचे देखें तो रावी, सतलज और ब्यास आती हैं। यानी इसमें देखें तो झेलम, रावी, सतलज और ब्यास जो लास्ट में चिनाब नदी में आकर मिलती हैं, और चिनाब नदी लास्ट में जो है सिंधु नदी में मिल जाता है। यानी इसमें सिंधु मुख्य है और जो शेष पाँच है उसमें से चिनाब मुख्य हो जाते हैं, क्योंकि चिनाब में आकर के जो है वह झेलम, रावी, सतलज और ब्यास मिलती हैं। चिनाब अंततः सिंधु नदी में मिलकर अरब सागर में गिर जाती हैं। यानी सिंधु नदी से नीचे के क्रम में नदियों को देखें तो सिंधु के नीचे कौन सी है? झेलम है। झेलम के नीचे क्या है? चिनाब है। चिनाब के नीचे क्या है? रावी है। रावी के नीचे क्या है? सतलज है। सतलज के नीचे ब्यास है। और याद रखना है कि जो है देखें, जो चिनाब नदी पर यानी चिनाब नदी पर विवादित परियोजनाएं हैं, जिस पर भारत और पाकिस्तान का विवाद रहता है, उसमें कौन कौन सी विवादित परियोजनाएं हैं, जल विद्युत परियोजनाएं हैं या सिंचाई जल परियोजनाएं, उसमें देखें तो दुलहस्ती परियोजना, सलाल परियोजना और बलगहार परियोजना ये चिनाब नदी पर हैं, जो पाकिस्तान और भारत के बीच विवादित ये रहती हैं अक्सर। और ब्यास नदी पर जो बांध बनाया गया है, ब्यास नदी पोंग बांध यानी पोंग बांध है, जिससे देखें जो फायदा होता है भारत के राज्यों में, इसमें हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है इत्यादि, जो है पोंग बांध से इनको फायदा होता है, यानी उपयोग करते हैं पोंग बांध का, जो कि ब्यास पर है। चलिए, इतनी जानकारी के बाद नदियों के बारे में जल्दी से देखते हैं, ज़्यादा विस्तार होने की संभावना इसमें बन जाती है। तो इसमें देखें सतलज नदी, सबसे पहले देखें सतलज नदी, उससे सबसे पहले इसमें सिंधु नदी को देखें, सबसे उत्तर में सिंधु नदी है। तो इसमें देखिए तिब्बत में मानसरोवर झील, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चमायंग डुंग या बोखर चू हिमानी से जो सिंधु नदी का उद्गम होता है, और इनका जो संगम या मोहना कहाँ जाकर गिरती हैं? अरब सागर में। सहायक नदियाँ इसमें देखें तो सतलज, चिनाब, रावी तथा झेलम इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो सिंधु के जस्ट नीचे जो नदी है उसको देख लेते हैं, झेलम आती है, यानी झेलम यह है, यानी सबसे ऊपर सिंधु, उसके बाद झेलम। यह शेषनाग झील कश्मीर से इनका उद्गम होता है, झेलम का। ये चिनाब नदी में जाकर मिल जाती हैं, चिनाब नदी में जाकर ये मिल जाती हैं। और चिनाब नदी जो मुख्य नदी है, यानी सिंधु के बाद दूसरी नदी जो चिनाब नदी है, यानी झेलम के नीचे देखें, झेलम के नीचे चिनाब नदी आती है, ये चिनाब नदी है। और चिनाब के नीचे देखें, चिनाब के नीचे या चिनाब के दक्षिण रावी नदी है, रावी नदी यहाँ देख सकते हैं। इनका उद्गम हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप होता है, ये भी चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। और इसके बाद देखें जो रावी के बाद ये सतलज आती है, यानी इसके बाद सतलज देखें तो इस क्रम में, यानी सिंधु के क्रम में देखें तो सबसे पहले जो था वो झेलम था, फिर चिनाब थे, इसके बाद रावी थे, इसके बाद सतलज थे, यानी चौथी नदी हो जाएगी सिंधु के क्रम में। तो सतलज देखें तो ये भी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप स्थित रशकताल राक सताल से, यानी इसका उद्गम देखें तो भारत में नहीं होता। सतलज नदी का उद्गम जो देखें भारत में नहीं होता, लेकिन भारत में प्रवाहित होती हैं। चिनाब नदी यानी इनकी सहायक है चिनाब नदी, सहायक नदी ब्यास, स्पीति, बसपा, यानी इसकी सहायक। सतलज की जो सहायक है वो ब्यास नदी है, जिसमें हमने देखा पोंग बांध बना है, और सतलज को देखें चिनाब की सहायक नदी है। सिपकिला दर्रे के पास भारत, सिपकिला दर्रे के पास भारत हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं, यानी सिपकिला दर्रे के पास जो होता है भारत में प्रवेश। सिपकिला दर्रा क्या है? सिपकिला देखें, सिपकिला शिमला से तिब्बत को जोड़ने का मार्ग सिपकिला दर्रा करता है। जबकि देखें जो सिंधु नदी यानी सिंधु नदी है, सिंधु नदी द्वारा जोजिले दर्रे का निर्माण होता है। और सिपकिला दर्रा हम देखा जो शिमला से तिब्बत को जोड़ता है, और यह सतलज नदी से संबंधित है, यानी सिपकिला दर्रे के पास से हिमाचल प्रदेश में यह सतलज नदी प्रवेश करती हैं, भारत में प्रवेश करती हैं नदी। और इन नदियों के क्रम में सबसे नीचे यानी सबसे दक्षिण में देखें तो ये ब्यास है। ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से निकलती हैं। और इसमें देखें तो यह हरके कपूरथला के समीप सतलज नदी, यानी कपूरथला कहाँ पर? पंजाब में है, हरके पंजाब में, के समीप सतलज नदी में आकर मिल जाती, संगम बनाती हैं। धौलाधर पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में पहुंचती हैं यह ब्यास नदी। देखते हैं भारत की सबसे बड़ी जो नदी गंगा जी, इनकी देखें भारत में जो लंबाई है गंगा जी की 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर की लंबाई गंगा जी की भारत में, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा जी है। इनका उद्गम देखें गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से गंगा जी का उद्गम होता है, और ये बंगाल खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। इनकी विशेषता क्या है कि गंगा, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है, यानी गंगा जो नाम है वो भागीरथी और अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। और ये मिलती कहाँ है? यानी भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पर मिलती हैं? देवप्रयाग मिलती हैं, और यहीं से इनका नाम जो देवप्रयाग से इनका नाम गंगा हो जाता है, जो उत्तराखंड में है। तो हमने देखा देवप्रयाग इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि देवप्रयाग में किनका संगम होता है? तो देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी नदी का संगम होता है, यहीं से ये मिलकर इनकी यानी भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा जो आगे बढ़कर के गंगा के नाम से जाने जाती हैं। और ये कहाँ पर होता है? देवप्रयाग में, जहाँ अलकनंदा भागीरथी का संगम होता है। इसके बाद रुद्रप्रयाग, यानी उत्तराखंड में देवप्रयाग, इसके बाद रुद्रप्रयाग भी आता है। रुद्रप्रयाग यहाँ पर क्या होता है? अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर है। नहीं, रुद्रप्रयाग कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग जहाँ पर है वहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती हैं, वहाँ पर रुद्रप्रयाग है।
अलकनंदा देखें तो ये नदी बद्रीनाथ से बहती हैं। अलकनंदा जो खुद हैं ये देखें बद्रीनाथ से बहती हैं, चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिले से होकर ये बहती हैं अलकनंदा नदी। यानी इसमें देखें जो भागीरथी हैं, भागीरथी गंगोत्री से, यानी भागीरथी जो है जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं वहाँ से गंगा जी देवप्रयाग में गंगा जी बन जाती हैं। तो भागीरथी गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गोमुख हिमत से निकलती हैं। यानी कहाँ से निकलती हैं गंगा जी, यहाँ पर देखा जा सकता है कि गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती हैं। झाला के समीप सिया गंगा नदी भागीरथी मिलती हैं। देवप्रयाग के पास अलकनंदा एवं भागीरथी मिलकर गंगा के नाम से आगे की ओर प्रवाहित होती हैं। गंगा जी के बारे में ये देखें तो देश की 40% पॉपुलेशन गंगा जी के बेसिन में है। यानी गंगा जी के बेसिन में देश की 40% पॉपुलेशन निवास करती हैं। गंगा बेसिन में 2525 किलोमीटर दूरी तय करके बंगाल खाड़ी में गिर जाती हैं। इनकी लंबाई हमने देख लिया कि ये 2525 किलोमीटर है। तो इनकी मुख्य सहायक नदियों में देख लें तो यमुना तो है, आगे हम यमुना जी करेंगे, जो कि देखें गंगा जी के जो है दाहिने तरफ से आकर मिल, या कहें तो यह दाहिने गंगा जी के दाहिने तरफ से आकर जो है इनकी जो है आकर मिलती हैं। सहायक नदियों में यमुना है, रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, सोन है, दामोदर और सप्तकोशी जो गंगा जी की सहायक नदियाँ हैं। या यूँ कहें इसमें थोड़ा सा देखें तो गंगा जी के दाहिने तरफ से जो गंगा जी मिलने वाली सहायक नदियाँ उसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी यमुना जी है। इसके बाद देखें चंबल भी दाहिने तरफ से मिलती हैं, जिनका उद्गम मध्य प्रदेश में होता है। सो नदी भी जो दाहिनी तरफ से आकर गंगा जी मिलती हैं, इनका भी उद्गम जो होता है मध्य प्रदेश में होता है। जो है वहीं इसी कारण जो है मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। और गंगा जी में देखें बाएं तरफ से मिलने वाली नदियों में देखें तो कोसी नदी है, जो बिहार का स्ट्रोक नदी के नाम जाना जाता है, कोसी नदी। इसके बाद गंडक नदी, घाघरा नदी, रामगंगा नदी, दामोदर नदियाँ जो है यह, और गंडक नदी भी गंगा में जो है गंगा जी में बाएं तरफ से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि बांग्लादेश में देखें, बांग्लादेश में गंगा जी, यानी बांग्लादेश में गंगा जी पहले पद्मा, यानी गंगा जी को बांग्लादेश में किस नाम जाना जाता है, पद्मा के नाम जाना जाता है, और आगे मेघना नाम से बहती हुई बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। यानी गंगा जी को जो है पहले जब प्रवेश करती है तो उनका पद्मा नाम हो जाता है, और आगे मेघना नदी मिल जाती है, इसलिए मेघना नाम से बहती हुई बंगाल खाड़ी में गिर जाती हैं। कहाँ पर? बांग्लादेश में। और इसमें ध्यान देना है कि बंगाल खाड़ी में गिरने से पूर्व यह यानी गंगा जी ये विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। और ये 8100 यानी 81,500 किलोमीटर का डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। इसमें और थोड़ा गंगा जी के बारे में ऐड करें तो देखें गंगा के बाएं तट, यानी बाएं तट की मुख्य सहायक नदियाँ पश्चिम से पूर्व के क्रम में चलें तो सबसे पश्चिम में रामगंगा है, फिर उसके बाद आती हैं वरुणा, गोमती, इसके बाद घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी तथा महानंदा। सबसे पूर्व में जो सहायक नदी में देखें तो सबसे पूर्व में जो है बाएं तट से जो गंगा जी सहायक नदी वो महानंदा है, और सबसे पश्चिम में वो रामगंगा है। बाएं तट से नदियां जो आकर मिलती हैं गंगा जी में सहायक नदियों के रूप में। चलिए आगे देखते हैं, गंगा जी पर बहुत विस्तार हो जाएगा और काफ़ी विस्तार हमने कर भी दिया। यमुना जी को देखें, जो कि गंगा जी की महत्वपूर्ण सहायक नदी यमुना जी हैं, जो कि दाहिने तरफ से आकर मिलती हैं। और यमुना जी कहाँ पर आकर मिलती हैं? यानी यमुना जी जो है वह देखें तो अपने प्रयागराज यानी इलाहाबाद में आकर इनका संगम होता है। यमुना और गंगा जी का संगम प्रयागराज संगम, इसीलिए तीर्थराज संगम कहा जाता है प्रयागराज को। और यहीं पर अदृश्य सरस्वती भी हैं प्रयागराज में, जहाँ पर देखें तो अभी जो है 13 जनवरी 2025 से लेकर के 26 फरवरी 2025 तक जो था उत्तर प्रदेश में महाकुंभ का आयोजन किया गया था, और इस साल प्रयाग में लगा था। तो इसी संगम पर लगा था जहाँ पर गंगा यमुना जी का संगम जो प्रयागराज इलाहाबाद में होता है। इस बार विस्तार चर्चा संगम कर लिया है, तो यहाँ पर हम नदियों के बारे में देख रहे हैं। इसके बाद देखें जो यहाँ पर यानी यमुना नदी जी के बारे में देखें तो यमुना नदी इनका यानी उद्गम कहाँ से आता है? बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर, बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी ऊंचाई समुद्र तल से 6316 मीटर पर इनका उद्गम होता है। इनका जो संगम प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा नदी पर इनका संगम होता है। इनकी सहायक नदियाँ यानी यमुना जी की सहायक नदियों में देखें तो चंबल, बेतवा, केन, सिंध, टोंस, हिंडन, ये तीनों नदियाँ दक्षिण से ही यमुना में मिलती हैं। यानी ये सारी नदियाँ देखें जो हैं तो दक्षिण से ही आकर के यमुना में मिलती हैं। यानी इसमें ध्यान दें तो जो यमुना नदी है, यमुना नदी जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं सहारनपुर से प्रवेश करती हैं, और हिंडन नदी भी देखें तो ये उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से ही उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। और जो इनकी सहायक नदी है वो हिंडन है, यानी हिंडन जो है ये उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से प्रवेश करती हैं उत्तर प्रदेश में, यमुना भी सहारनपुर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। और इसमें तीन जो प्रमुख नदियाँ हम देखा, चंबल, बेतवा और केन जो है, सिंध, टोंस इत्यादि जो ये नदियाँ जो हैं ये मध्य प्रदेश से निकलती हैं। यानी मध्य प्रदेश में निकलने वाली नदियाँ हैं, जो कि प्रथम तीन जो दक्षिण से नदियाँ निकलती हैं मध्य प्रदेश निकलती हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। हमने इसमें इस चर्चा में कई बार इस बात को रिपीट किया है।
आगे इसको विस्तार समझते हैं। यानी इसमें ध्यान दें कि जो यमुना की सहायक नदी चंबल है, यानी चंबल देखें तो यह मध्य प्रदेश निकलती है। चंबल जो नदी यह उत्तर प्रदेश में इटावा के निकट आकर के जो है, इटावा के निकट उत्तर प्रदेश में इटावा के निकट आकर गंगा यमुना जी में आकर मिल जाती है चंबल नदी। इसके बाद बेतवा नदी देखें, यानी इसमें जो बेतवा है दूसरी मुख्य नदी, इसमें बेतवा इनकी सहायक नदियों में है। ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के निकट यमुना नदी में आकर मिल जाती है। और बेतवा नदी पर जो बांध बनाए गए हैं, बेतवा नदी पर जो बांध बनाए गए हैं उसमें राजघाट, परीक्षा बांध और माटातिला बांध है। जबकि चंबल नदी को देखें तो चंबल नदी की कई सहायक नदियां हैं, जिसमें बनास चंबल की सहायक नदी है। बनास जो है चंबल की सहायक नदी है। और जबकि देखें बनास की भी सहायक नदी जो है वो खरी है। चलिए आगे इसमें देखते हैं चंबल नदी को देखते हैं। जो यमुना जी की सहायक नदी चंबल है, इनमें देखें तो मध्य प्रदेश के मऊ के समीप, मध्य प्रदेश में मऊ के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी श्रृंगार चौरी चोटी ऊंचाई समुद्र तल से 843 मीटर है, यहाँ से इनका उद्गम होता है। इटावा उत्तर प्रदेश से 38 किलोमीटर दूर यमुना नदी में आकर मिल जाती है। यानी इनका संगम यमुना जी में कहाँ पर होता है? इटावा में होता है। देश के सबसे गहरे खड्डों का निर्माण, देश के सबसे यानी जो चंबल का जो बीहड़ होता है वहीं बताने का प्रयास करा है। देश के सबसे गहरे खड्डों का निर्माण इसकी सहायक नदियाँ, यानी इसकी चंबल की खुद देखें सहायक नदियों में काली सिंध है, पार्वती है, सित्ता है, बनास है, कूरल है, बामनी और मेज इसकी सहायक नदियाँ चंबल की हैं। चलिए आगे देखते हैं जल्दी इसमें रामगंगा को देख लें तो नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी का दक्षिणी भाग से इनका उद्गम होता है। और संगम गंगा जी में देखें कन्नौज के निकट गंगा जी में इनका संगम होता है रामगंगा का। खोन इनकी प्रमुख सहायक नदी, यानी रामगंगा की भी सहायक नदी कौन सी नदी? खोन सहायक नदी। शारदा नदी देखें जिनको काली गंगा के नाम जानते हैं, इनका उद्गम कुमायूं हिमालय का मिलान हिमनद है, यानी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कुमायूं हिमालय का मिलान हिमनद से काली गंगा या शारदा का उद्गम होता है। और यह देखें तो रामघाट के समीप घाघरा नदी में आकर मिल जाती हैं। यानी किसकी सहायक नदी है? ये शारदा घाघरा नदी की हैं। इसकी सहायक नदियां हैं, यानी शारदा या काली गंगा की सहायक नदी देखें तो शर्मा, लिसार, सरयू या पूर्वी रामगंगा, चौकिया जो है शारदा या काली गंगा की सहायक नदियां हैं। यानी इसमें ध्यान दें शारदा नदी या काली गंगा जो है यह मिलाम हिमनद जो उत्तराखंड में, मिलाम हिमनद कहाँ पर है? यानी ग्लेशियर कहाँ? उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित मुख्य हिमनद है। इसी से इस नदी यानी काली गंगा या शारदा नदी का उद्गम होता है। चलिए अगला नदी देखते हैं तो घाघरा या करनाली या कौरियाला, तीन इनके नाम है। घाघरा भी नाम हो सकता है, करनाली पूछ सकता है या कौरियाला पूछ सकता है। तो इनका उद्गम नेपाल के तकलाकोट से उत्तर पश्चिम में मपसांतुंग हिमालय या ग्लेशियर से इनका उद्गम होता है। सारण तथा बलिया जिले के समीप, यानी सारण तथा बलिया जिले की सीमा पर गंगा नदी में जो है घाघरा का क्या होता है? मिलन होता है। यानी यह जो है गंगा की सहायक नदी है, घाघरा नदी है। शिवालिक को पार करते समय ध्यान देना, शिवालिक जो हिमालय का नवीनतम पार्ट है, तो शिवालिक को पार करते समय शीश पानी नामक गहरे खड्ड का निर्माण करती हैं। चौकिया तथा छोटी गंगा इनकी सहायक नदी, यानी चौकिया तथा छोटी गंगा इनकी सहायक नदियाँ हैं। यानी गंगा जी के देखें तो यह बाएं तरफ से आकर मिलने वाली नदियों में महत्वपूर्ण से घाघरा या करनाली या कौरियाला है। इसके बाद गंडक नदी को देखें तो गंडक नदी इनका अन्य नाम क्या है? शालिग्राम या नारायणी नदी के नाम से गंडक को जानते हैं। नेपाल से इनका उद्गम होता है और पटना के समीप गंगा नदी में आकर के जो है गंडक नदी बाएं तरफ से आकर मिल जाती हैं, यानी उत्तर की तरफ से आकर मिलती हैं। सहायक नदियाँ इनकी जो है काली गंडक हैं, त्रिशूली गंगा है। इससे मिलने वाले गोल पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है, इसलिए इनका नाम शालिग्राम भी है। कोसी नदी देखें तो जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं, क्योंकि कोसी नदी के बाढ़ कारण जो बिहार को काफ़ी आर्थिक मान हानि, यानी मानव और जो आर्थिक इत्यादि की हानि उठानी पड़ती है। तो कोसी नदी का उद्गम देखें तो गोसाई थान चोटी के उत्तर में इनका उद्गम होता है। बिहार के कटिहार जिले में गंगा नदी से मिल जाती है ये। इसकी मुख्य भूमि, यानी देखें जो कोसी नदी की विशेषता में देखें तो इसकी मुख्य धारा अरुण नदी तिब्बत में पंचगु, यानी अरुण नदी को तिब्बत में पंचगु है। सहायक नदियाँ यारू है, यानी कोसी की सहायक नदी है वो यारू है। इसके बाद बेतवा को देख लेते हैं। इसके बाद इसमें देखें जो यह है, यानी कोसी की मुख्य विशेषताओं में यह भी है कि सुन कोसी, तामूर कोसी, इंद्रावती, लिखू, दूध कोसी, भूट कोसी, तंबा कोसी आदि इनकी सहायक नदियाँ। सब में कोसी जुड़ा हुआ है, इसलिए याद रखना सहायक है कि इनकी सहायक नदी में यारू है। और इसमें देखें तो सारे में जो है कोसी जुड़ा हुआ है, इंद्रावती को और लिखू को छोड़ दें और पहले को छोड़ दें तुम। इसके बाद बेतवा नदी को देख लेते हैं। बेतवा नदी को हमने देख लिया था कि यमुना जी की सहायक नदी है। तो बेतवा देखिए मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के विंध्याचल पर्वत से निकलती हैं, हमीरपुर के समीप यमुना जी जाकर मिल जाते हैं। ऊपरी मार्ग में कई झरनों का निर्माण करती हैं। इसके बाद सोन नदी देखें तो अमरकंटक की पहाड़ियाँ मैकाल से सोन नदी निकलती हैं। पटना के समीप गंगा नदी में जाकर इनका संगम हो जाता है। इस पर देखें सोन नदी पर रिहंद बांध, उत्तरी कोयल, जोहिल, कान्हर इत्यादि जो है इनकी सहायक नदियां हैं। यानी सोन की सहायक नदियों में देखें तो रिहंद बांध, रिहंद नदी बना है जो कि सोन की सहायक है। तो नदियां ये है, रिहंद भी ध्यान रखना नदी है,
जो कि सोन की सहायक हैं। सोन की सहायक नदियाँ रिहंद, उत्तरी कोयल, जोहिल, कान्नार इत्यादि सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो इसमें ब्रह्मपुत्र नदी देखें, तिब्बत नदी को शाम्पू तथा असम में दिहांग के नाम से जानते हैं। इनका उद्गम देखें तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेम युंग डोंग हिमानी या ग्लेशियर से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बंगाल खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं, यानी गिर जाती हैं। इनकी प्रमुख सहायक नदियों में देखें, ब्रह्मपुत्र के प्रमुख सहायक नदियों में दिबांग, लोहित, कामेंग, सुबनसिरी, मानस, पुथिमारी, धनसिटी, पगलडिया, तिस्ता, ये प्रमुख सहायक नदियाँ ब्रह्मपुत्र की हैं। और ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई देखें तो ये सर्वाधिक लंबी हो जाएंगी लंबाई के हिसाब से। इनकी लंबाई 2900 किलोमीटर है कुल लंबाई, लेकिन भारत में इनकी लंबाई मात्र 916 किलोमीटर है। इसलिए भारत की सबसे लंबी नदी गंगा जी हैं, क्योंकि उनकी लंबाई देखें गंगा जी की जो है वह 2525 किलोमीटर है भारत में। तो ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है, इसमें 916 किलोमीटर ही जो है केवल भारत में प्रवाहित होती हैं ब्रह्मपुत्र नदी। जबकि इसमें हमने शुरू में देखा जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी को भी देख ले लंबाई के हिसाब से, तो जो यहाँ सिंधु नदी है इनकी टोटल लंबाई देखें, सिंधु नदी की जो टोटल लंबाई है वो 2880 किलोमीटर, यानी गंगा जी से लंबी हैं सिंधु नदी देखें तो। लेकिन भारत में देखें, भारत में जो सिंधु नदी की लंबाई, भारत में जो प्रवाह सिंधु नदी का होता है वो 1114 किलोमीटर जो है 1114 किलोमीटर जो है वो भारत में प्रवाहित होती है सिंधु नदी। शेष पाकिस्तान और कुछ तिब्बत में बहती हैं। जबकि सतलज को भी देख लें, टोटल लंबाई ये देखें तो 1500 किलोमीटर है। टोटल लंबाई देखें तो 1500 किलोमीटर, जिसमें से 1050 किलोमीटर सतलज नदी जो है भारत में प्रवाहित होती है। यानी कुल लंबाई यदि भारत में प्रवाह की नदियों के क्रम में न देखें तो इसमें जो सबसे लंबी नदी देखें तो वह ब्रह्मपुत्र हो जाएंगी, इसके बाद सिंधु होंगी, इसके बाद जो है वह गंगा जी होंगी। लेकिन भारत में प्रवाहित नदियों में गंगा जी पहले स्थान पर है। चलिए अगली नदी देख लेते हैं, नर्मदा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी का उद्गम देखें तो विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक पहाड़, यानी जो मध्य प्रदेश में यहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, खंबात खाड़ी में जाकर गिर जाते हैं। ये पश्चिम की ओर प्रवाहित वाली नदियों में प्रमुख नर्मदा नदी जी हैं। जबलपुर में भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा धुआंधार जलप्रपात का निर्माण होता है। डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती हैं ओरिशन और तवा सहायक नदियाँ, यानी डेल्टा का निर्माण नहीं करती बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन नदियों के बारे में है, यानी पश्चिम की ओर प्रवाहित वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती, जबकि पूर्व की तरफ बनने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, और इसमें नर्मदा नदी जी शामिल हैं। और नर्मदा नदी की लंबाई देख लें तो यह टोटल भारत में ही प्रवाहित होती है। इनकी लंबाई जो है 1312 किलोमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1312 किलोमीटर है। और जबलपुर के भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करते हैं, डेल्टा की वजह एस्चुरी का निर्माण करते हैं। इसको नर्मदा नदी के बारे में देख लिया। और इनमें हमने देख लिया कि विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान, अमरकंटक में जो ऊंचाई है उसमें समुद्र तल से ऊंचाई 1057 मीटर है, वहाँ से निकलती हैं। ध्यान दें, नर्मदा और ताप्ती के बीच में एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है जिसे सतपुड़ा श्रेणी कहा जाता है, यानी नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच जो होता है सतपुड़ा श्रेणी पाई जाती है। और सतपुड़ा श्रेणी को हम देखा जो कि ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी होती है। इनकी सबसे ऊंची चोटी जो होती है धूपगढ़ी है सतपुड़ा के, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। इसके पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है, यानी जो सतपुड़ा इसके पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। आगे हम अगली नदी देखते हैं, ताप्ती नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पश्चिम तरफ प्रवाहित वाली नदियों में ताप्ती नदी देखें तो इनका उद्गम बैतूल जिले मध्य प्रदेश के मुल्ताई एंड मूल ताप्ती नगर के पास से होता है। सूरत के निकट खंबात खाड़ी में जाकर गिर जाते हैं। डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाते हैं। पूर्णा प्रमुख सहायक नदी, यानी इनकी सहायक नदी कौन है? पूर्णा है। और इन्होंने देखा नर्मदा की सहायक नदी कौन सी है? ओरिशन और तवा जो सहायक नदी है वो नर्मदा की है। और ताप्ती की प्रमुख सहायक नदी जो है पूर्णा है, पूर्णा प्रमुख सहायक नदी है। ताप्ती के बारे में देख लें तो हमने देखा बैतूल जिले मध्य प्रदेश के मूल ताप्ती नगर के पास 722 मीटर की ऊंचाई पर जो है 722 मीटर की ऊंचाई से निकलती हैं ताप्ती। और इनकी लंबाई देखें तो 724 किलोमीटर है। और डेल्टा के बजाय सूर्य को बनाते पूर्णा प्रमुख सहायक नदी जो है ये ताप्ती से। महानदी देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट महानदी है। तो महानदी देख छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप से इनका उद्गम होता है। बंगाल खाड़ी कटक के समीप इन उड़ीसा में जाकर ये बंगाल खाड़ी में गिर जाती हैं। इनकी सहायक नदियाँ देखें तो ब्राह्मणी तथा बैतरणी प्रमुख सहायक नदियाँ जो है महानदी की हैं। और हमने देखा ब्राह्मणी तथा बैताणी की सहायक नदी, साथ में जोक नदी महानदी की सहायक है। जोक भी एग्जाम पूछ देता है कि जोक किसकी सहायक नदी है, तो महानदी यानी जोक जो नदी है वो महानदी की सहायक नदी है। अगला देख लेते हैं छिप्रा नदी। छिप्रा नदी देखें तो यह मध्य प्रदेश यानी छिप्रा इंदौर जिले का काकड़ी बड़ नामक पहाड़ी से ये जो है, यानी इंदौर जिले मध्य प्रदेश का इंदौर जो जिला के काकड़ी बड़ी नामक पहाड़ी से छिप्रा नदी निकलती है। चंबल नदी मिल जाती है, चंबल नदी की सहायक है, चंबल में जाकर मिल जाती हैं। इनके किनारे उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है, जहाँ प्रत्येक 12वें वर्ष कुंभ मेला का लगता है। अभी हमने देखा कि भारत में जो 4 जो कुंभ का मेला लगता है, 2 तो गंगा जी पर ही लगते हैं।
दो जो गंगा नदी को ही लगते हैं, एक देखें हरिद्वार में जो लगता है, दूसरा जो है इनका जो संगम होता है गंगा जी और इनका यमुना जी का संगम इलाहाबाद में लगता है, यहाँ पर होता है, और एक हरिद्वार में महाकुंभ लगता है। तीसरा जो लगता है क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है, क्षिप्रा जो मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं, तीसरा क्षिप्रा नदी के तट पर जो है वो महाकुंभ का मेला लगता है। यहाँ पर क्या है, विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है क्षिप्रा नदी पर। यानी इनकी लंबाई क्षिप्रा नदी की देखें, जो चंबल की सहायक नदी है, तो इनका देखें 560 किलोमीटर इनकी लंबाई है, और यह जानकारी इसमें है। इसके बाद माही नदी देखें, और एक और देख लें महाकुंभ लगता है, इसी के साथ ऐड कर लेते हैं। यानी क्षिप्रा के बाद जो लगता है गोदावरी नदी पर लगता है। गोदावरी यहाँ देख सकते हैं, गोदावरी इनका उद्गम नासिक जिले महाराष्ट्र के तरंब गांव की पहाड़ी से होता है, बंगाल खाड़ी में जाकर गिरते हैं। इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा, याद रखना है कि इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा नहीं है, दक्षिण भारत की गंगा कहेगा तो ये हो जाए कावेरी, उसके नीचे जो है दक्षिण भारत की गंगा है। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियों में देखें तो पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मजीरा, शबरी, पूर्णा, वैनगंगा, प्रवदा और वर्धा है। अक्सर एग्जाम पूछा जाता है, याद रखने की सहायक नदी है। और यह गोदावरी नदी पर जो है महाकुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। यानी 4 स्थान हुए महाकुंभ में। एक सबसे उत्तर में देखें तो हरिद्वार है, फिर इसके बाद देखें तो अपना प्रयागराज है, इसके बाद क्षिप्रा नदी है जो मध्य प्रदेश में, इसके बाद गोदावरी नदी है। 4 स्थानों पर लगता है। प्रत्येक यदि महाकुंभ का आयोजन देखें तो 12-12 साल पर आयोजित किया जाता है, और प्रत्येक जो देखें प्रत्येक में 3-3 साल पर होगा। यानी यहाँ पर लगेगा तो अगला जो 12 साल आएगा, 3-3 साल क्रम से देखें तो ये हर महाकुंभ जो होगा 3-3 साल पर हर जगह आयोजित किया जाता है। तो इसमें मैंने विस्तार चर्चा कर लिया था जब यहाँ पर अपने प्रयागराज में महाकुंभ लगा था, तो इस पर विशेष चर्चा की गई थी। आप इस चैनल पर जाकर उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो क्षिप्रा नदी को देखें, इसके बाद माही नदी आती है। धार जिला मध्य प्रदेश के अमछोरा में मेहर झील से निकलती है, खंबात खाड़ी में जाकर यह माही नदी में जाती है। इस पर बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में बनाया गया माही नदी पर, और इसकी लंबाई देखिए माही नदी का है तो 585 किलोमीटर माही नदी की लंबाई है। लूनी नदी देखें, अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ अरावली पर्वत से लूनी नदी निकलती है, कच्छ के रण में जाकर खो जाती हैं। यह भारत की एकमात्र अंतर प्रवाही नदी है। जोवाई, सुकरी, जोजारी इनकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। यानी यह स्थल से निकलती हैं और स्थल में समाप्त हो जाती हैं लूनी नदी, इसलिए इसको कह रहा है भारत की एकमात्र अंतर प्रवाही नदी हैं। और इनकी सहायक नदियाँ भी हैं, जो जोवाई, सुकरी व जोजारी इनकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं लूनी की। यानी ये नमकीन नदी है, थार मरुस्थल में लुप्त हो जाती हैं। और इनकी जो लंबाई देखें, लूनी नदी भी 320 किलोमीटर लंबी है लूनी नदी। और ये हमने देख लिया कहाँ से उद्गम। इसके बाद सोम नदी को देख लेते हैं। इसका उद्गम देखें, उदयपुर जिले के बीछा मेड़ा नामक स्थान पर सोम नदी का उद्गम होता है। वड़ेश्वर के समीप माही नदी में जाकर मिल जाती है। माही नदी हमने देखा ऊपर जो माही नदी ये है तो जाकर मिल जाती हैं। और इसके बाद देखें तो जोखम, गोमती तथा सारनी इनकी सहायक नदियाँ, किसकी, सोम की। इसके बाद साबरमती भी साथ में देख लेते हैं। तो यह है कि उदयपुर जिले में अरावली पर्वत पर स्थित जल समुद्र से इनका उद्गम होता है, खंबात खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। बनास अथवा बनास नदी या बनकी नदी देखें तो खमनोर की पहाड़ी राजसमंद जिला राजस्थान से इनका उद्गम होता है। चंबल रामेश्वरम के नज़दीक जाकर इनका जाकर ये गिर जाती हैं या समाप्त हो जाती हैं। यह एकमात्र ऐसी नदियाँ जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में पूरा करती हैं। इनकी सहायक नदियों में बेचट, मोठारी, यानी इनका संपूर्ण चक्र जो है राजस्थान में पूरा हो जाता है। किसका, बनास नदी का। बनास नदी 480 किलोमीटर यानी काफ़ी लंबी है, फिर भी इनका टोटल चक्र जो है यह यानी एकमात्र ऐसी नदी है जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में पूरा करती हैं। इनकी सहायक नदियों में हमने देखा बेड़स, कोठारी, मानसिक, खारी, मोरल है। चलिए जल्दी से और नदियों को देखें तो इसमें आशा नदी है। आशा नदी देखें तो मानसिक, खारी, मोरैल इत्यादि इनकी सहायक इनकी विशेषता है। बाणगंगा को देखें जल्दी से, इसमें तो बैराट की पहाड़ी जयपुर राजस्थान से निकलती हैं। यमुना फतेहाबाद आगरा से जाकर मिलती है बाणगंगा। इस पर जमवारामगढ़ के पास बांध बनाकर जयपुर को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। कहाँ, बाणगंगा पर। कृष्णा नदी देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है। ये दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण नदियों में कृष्णा नदी जी हैं। तो ये कृष्णा नदी कहाँ से निकलती हैं, महाबलेश्वर के समीप पश्चिम घाट, यानी महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1337 मीटर 1337 मीटर बंगाल खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। इनके प्रमुख सहायक नदियों में देखें कृष्णा नदी की तो भीमा है, तुंगभद्रा है, मूसी है, अमरावती है, कोयना है, पंचगंगा है, दूधगंगा है, घाट प्रभा, माल प्रभा, येरला आदि इनकी प्रमुख नदियाँ क्या है, कृष्णा जी की लंबाई देखें तो 1401 किलोमीटर है, यानी 1401 किलोमीटर इनकी लंबाई है। यानी देखें प्रायद्वीपीय भारत में जो सबसे बड़ी नदी है वो गोदावरी नदी जी हैं। इसमें हमने चर्चा कर ली। इनकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। इसके बाद दूसरी जो सबसे लंबी नदी वही है कृष्णा नदी जी हैं। प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की नदियों में देखें तो सबसे दूसरी लंबी नदी कृष्णा जी हैं। जबकि महानदी को हमने देखा था, महानदी की लंबाई 815 किलोमीटर थी। ऊपर हमने चर्चा कर लिया था महानदी के बारे में। यानी महानदी देखें तो ये इनकी लंबाई जो है 815 किलोमीटर थी। तो हमने कृष्णा नदी को देख लिया, ये कहाँ से निकलती हैं, महाबलेश्वर से। इसके बाद गोदावरी नदी को हमने पूर्व में ही देख लिया था, जहाँ पर देखें तो महाकुंभ का आयोजन किया जाता है गोदावरी नदी के तट पर। यानी ये कहाँ पर निकलती है, नासिक जिले महाराष्ट्र के त्रयंबक
त्र्यंबक गांव की पहाड़ी से निकलती हैं और उनकी प्रमुख नदियों को देखा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको क्या कहते हैं? वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा कहते हैं। कावेरी नदी देखें तो इनमें देखें तो एक कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी ऊंचाई समुद्र तल से कितना है? यह 1341 मीटर यहाँ से निकलती हैं और बंगाल खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। इसमें गोदावरी नदी की लंबाई हमने देखा था। गोदावरी नदी की लंबाई जो है 1401 किलोमीटर है। यह दक्षिण भारत सबसे लंबी नदी 1401 किलोमीटर है। सॉरी, कृष्णा नदी की 1401 है, इनका 1465 है, यानी 64 किलोमीटर ज़्यादा है। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है, जबकि कावेरी नदी की देखें तो 800 किलोमीटर लंबी, यानी ये भी काफ़ी लंबी बड़ी नदी है। तो गोदावरी नदी की लंबाई जो 800 किलोमीटर है। इनको दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात तथा श्रीरंगपट्टनम तथा शिव समुद्रम द्वीपों की उपस्थिति इसका महत्व बढ़ा देती है। यानी ये सब कहाँ पाए जाते हैं? जो है कावेरी नदी के तट पाए जाते हैं, जिसे दक्षिण भारत गंगा कहते हैं। और जबकि दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा जो है गोदावरी कहा जाता है, जहाँ महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। भारत में महाकुंभ में जो है 4 स्थानों में वो भी गोदावरी नदी शामिल है, जो कि नासिक महाराष्ट्र में लगता है। और इसके बाद देखें तो इनकी उपस्थिति हमने कावेरी के बारे में विस्तार समझ लिया। कावेरी नदी जो है यह महत्वपूर्ण। इसके बाद तुंगभद्रा नदी देखते हैं। तुंगभद्रा क्या है? तो कर्नाटक में पश्चिम घाट पहाड़ की गंगामूल चोटी से तुंगा तथा समीप में ही कोडूर से भद्रा नदी का उद्गम होता है। यानी इसमें ध्यान दें, तुंगा और भद्रा 2 नदियाँ जाकर मिल जाती हैं। कहाँ मिलती हैं? कर्नाटक पश्चिमी घाट पहाड़ की गंगामूल चोटी से दोनों नदियाँ निकलती है, बाद में तुंगभद्रा बन जाती है। कृष्णा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं इनकी, यानी तुंगभद्रा की सहायक नदी देखें। प्रमुख सहायक नदियाँ क्या है? कुमुदवती है, वर्धा है, मदारी और हिंद हंगरी नदियाँ हैं। पेन्नार नदी को देखें जल्दी से, तो नंदी दुर्ग श्रेणी की चेन्ना पिशावा पहाड़ी से जो कर्नाटक में यहाँ से पेन्नार नदी निकलती है, बंगाल खाड़ी जाकर मिल जाती है। इनकी सहायक नदियों देखें तो पाप, हनी तथा चित्रावती है। दक्षिणी टोंस देखें तो कैमूर पहाड़ियों में स्थित तमसा कुंड जलाशय से दक्षिण टोंस नदी का उद्गम होता है। सिरसा के समीप गंगा नदी में जाकर मिल जाती हैं। इस पर बिहार प्रपात स्थित है, दक्षिण टोंस पर। पेरियार नदी देखें, पेरियार झील से इनका उत्पत्ति होती है। यह नदी केरल में प्रवाहित होती है, यानी पेरियार नदी यह नदी केरल में प्रवाहित होती हैं और पेरियार झील से इनकी उत्पत्ति होती है। मई नदी देखें, ऊमय झील मेघालय से इनकी उत्पत्ति होती है या उद्गम होता है। यह एक छोटी नदी है, ध्यान देना है। ऊमय क्या एक छोटी नदी है जो मेघालय में बहती है। हुगली नदी देखें तो यह गंगा की एक शाखा है जो धुली या पश्चिम बंगाल के दक्षिण गंगा से अलग होती है, बंगाल खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इनकी प्रमुख सहायक नदी देखें जलांगी है, इसकी हुगली की। इसके बाद बैगाई नदी देखें तो पंडन मड़ी की ओर पश्चिमी घाट में मदुरै के समीप तमिलनाडु से निकलती हैं, बंगाल खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। बैगाई नदी, इसकी सहायक नदियों देखें तो कुमम है, वर्षा नाड़ है, सरिलियार है, तैवियार है, बराह तथा मंगलार जो है बैगाई की प्रमुख सहायक नदियाँ। इसके बाद जो होगा झील होगा, तो झील को अगले लेक्चर में महत्वपूर्ण कवर करने का प्रयास किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।